नमस्कार विद्यार्थियों। आधुनिक हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता कार्नेलिया का गीत की। हिंदी साहित्य क्लास 12th में जो किताब आपके चलती है अंतरा, उसमें जयशंकर प्रसाद की दो कविताएं हैं, जिसमें एक है देवसेना का गीत और एक है कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत कविता को हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। और दूसरी कविता आपकी है कार्नेलिया का गीत, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि अच्छे से आपको इसकी पृष्ठभूमि, इसकी व्याख्या जो है समझ में आए। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कार्नेलिया है कौन, जिसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो कार्नेलिया जो चंद्रगुप्त था, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी पत्नी का नाम था कार्नेलिया। और इसी का एक नाम और मिलता है हेलेना। यानी हेलेना और कार्नेलिया दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक चंद्रगुप्त में बताया है कि चंद्रगुप्त की पत्नी कार्नेलिया मानो समुद्र किनारे बैठी है और वहां से वो भारत देश की मधुरता, यहाँ की सुंदरता का वर्णन कर रही है कि भारत राष्ट्र कितना सुंदर है, कितनी मधुरता वहां पर है। तो उसका वर्णन कवि ने जो है इस कविता के माध्यम से किया है। कविता की बात करें तो कविता में भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। संस्कृत निष्ठ का मतलब होता है तत्सम शब्दावली का इसमें ज्यादा प्रयोग है, संस्कृत के शब्द ज्यादा है। दूसरा अंत्यानुप्रास तो है ही, इसके अलावा जो अलंकार बीच बीच में मिलेंगे वहां पर हम उनकी चर्चा करते चलेंगे। कविता में गेय शैली है। गेय शैली का मतलब होता है जिस कविता को गाया जा सके। तो आइए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। अगर आप नाटक और उपन्यास आदि पढ़ने के शौकीन है तो चंद्रगुप्त नाटक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये कविता बीच में मिल जाएगी। देखिए, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि अरुण यानी लालिमा से युक्त, मधुमय मधुरता से भरा हुआ हमारा ये भारत राष्ट्र, कार्नेलिया कह रही है, हमारा ये भारत राष्ट्र लालिमा युक्त और मधुरता से भरा हुआ है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कवि कहते हैं कि कार्नेलिया ने कहा कि क्षितिज भी, क्षितिज का मतलब होता है आप जब कहीं दूर देखते हैं कहीं पर खड़े होकर, तो आप पाएंगे कि ऐसा लगता है आसमान और धरती एक जगह मिल गए हैं। उस जगह जो रेखा होती है जहां से सूर्योदय होता है, उस रेखा को जहां आसमान और धरती मिलते हुए से प्रतीत हो, उसको हम क्षितिज कहते हैं। तो यहां पर कार्नेलिया कह रही है कि मानो जहां अनजान क्षितिज, जो अनजाना क्षितिज है, वो भी मानो यहां भारत राष्ट्र में आकर ऐसा लगता है कि उसको भी बेचारे को यही सहारा मिलता है। कहने का मतलब है कि हर अनजान शख्स को भारत राष्ट्र में ही सहारा मिलता है। सरस रस से परिपूर्ण, ताम रस यानी कमल, ताम रस का मतलब है कमल, उनके ऊपर गर्भ विभा, विभा यानी चमक, आलोक, प्रकाश। नाच रही है तरु शिखा, पेड़ों की शिखाएं टहनियां, मनोहर यानी मनोहारी। यहां पर कार्नेलिया कहती है, कवि बताते हैं कि मानो सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरसिखा मनोहर, कि सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो पेड़ों की शिखाओं से, पेड़ों की पत्तियों से छन छन कर जब कमल के ऊपर, सरसता से भरे हुए रस से परिपूर्ण कमलों के ऊपर जब गिरती है, तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं सूर्य की किरणें वहां पर नृत्य कर रही है, नाचती हुई से प्रतीत होती है। देखिए, पेड़ की पत्तियों से जब सूर्य की किरणें नीचे आती हैं और पेड़ की पत्तियां हवा से जब हिलती हैं, तो नीचे जब दृश्य दिखाई पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो वो किरणें नाच रही हो कमलों के ऊपर। ये यहाँ का दृश्य है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। जीवन हरियाली में रूपक अलंकार है, आप याद रखिए। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, मंगलमय कुमकुम की तरह सूर्य की जो किरणें हैं लालिमा से भरी हुई, वे इस प्रकार नजर आती हैं जैसे मानो शुभ और मंगलकारी कुमकुम चारों तरफ बिखेर दिया गया हो। हरियाली के ऊपर मानो किसी ने मंगलकारी, शुभकारी, शुभ प्रदान करने वाला कुमकुम बिखेर दिया हो। इस प्रकार सूर्य की लालिमा से पूरित किरणें वहां पर गिर रही हैं। लघु यानी छोटे, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघु यानी छोटे, सुर धनु, देखो सुर, सुर का मतलब क्या हुआ, देवता, धनु यानी धनुष, तो देव धनुष कौन सा है, इंद्रधनुष। पंख यानी पंखों को पसारे यानी फैलाकर, शीतल यानी शीतलता, मलय का मतलब होता है मलय पर्वत। अब देखिए, जो मलय पर्वत है उसके बारे में एक बात कही जाती है कि मलय पर्वत के ऊपर जो है चंदन के वृक्ष हैं। चंदन के वृक्षों से आने वाली जो हवा है वो सुगंधित होती है, इसलिए हमेशा मलय पर्वत की हवा जो कहीं भी आ जाए ना, जैसे मलय समीर, समीर का मतलब हवा, मलय पर्वत से आने वाली हवा, तो उसको हम सुगंधित हवा कहते हैं। ये याद रखिए। तो कवि कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो पक्षी हैं, वे अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाकर जब उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो इंद्रधनुष के समान, लघु सुर धनुष से इंद्रधनुष के समान छोटे छोटे रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर जब मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा के सहारे पक्षी उड़ते हैं, तब
उड़ते खग यानी पक्षी, जिस और मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, निज यानी अपना, प्यारा यानी प्रिय। कवि कहते हैं कि इंद्रधनुष के रंगों के समान रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर जब कवि भारत राष्ट्र की ओर, भारत देश की ओर मुंह करके उड़ते हैं, तब वे इसे अपना प्यारा घोंसला समझते हैं, प्यारा घर समझते हैं। उनका भी एक आत्मीयता का भाव इस भारत राष्ट्र के साथ होता है। कई जगहों पर इसकी व्याख्या थोड़ी अलग से दी हुई है कि मलय पर्वत जो है वो इंद्रधनुष के समान दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। साफ साफ लिखा है लघु सुर धनुष से, यानी छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंख फसारे, पंखों को फैलाकर। तो मलय पर्वत की तो कोई चर्चा ही नहीं है। अगली पंक्ति पर चलते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में बरसने वाला जल भी जहां लोगों की आंखों से गिरने वाला करुणा का जल बन जाए, अर्थात यहाँ के जो लोग हैं वे करुणा से पूरित हैं, उनकी आंखों में हमेशा करुणा जल सबके लिए बसा रहता है, सबके लिए दया और करुणा का भाव रहता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। और देखिए भारत देश कैसा है, प्रायद्वीप है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इस तरह की जो है डिजाइन है भारत के नीचे की तरफ से, यहां भी जल है, यहां भी जल है, यहां भी जल है, पानी ही पानी है। तो कवि कह रहे हैं कि दूर कहीं से जो लहरें आती हैं वो मानो यहां पर आकर ही किनारा पाती हैं, और जब यहां पर आकर टकराती हैं तो उनको भी मानो सहारा मिलता है यहीं आकर। भाव क्या है सुनिए। कवि कहते हैं लहरें टकराती अनंत की, अनंत से चली आ रही लहरें भी मानो इस भारत राष्ट्र से टकरा कर ही किनारा पाती हैं, यहां आकर ही उन्हें भी आश्रय प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि दूर कहीं से भटके हुए यात्री भी, अर्थात दूर कहीं से किसी भी तरह से पददलित, किसी भी तरह से शोषित लोग भारत राष्ट्र में आकर ही आश्रय प्राप्त करते हैं। अब ये दोनों पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, आराम से समझिएगा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। इसमें एक तो मानवीकरण अलंकार है, आप कहीं भी लिख लीजिए इसको आपकी पुस्तक में। मानवीकरण क्यों है? क्योंकि देखिए यहां पर क्या किया गया है, उषा को नायिका बना दिया, स्त्री की तरह बना दिया। अब उषा तो समय है, कोई पुरुष या स्त्री तो है नहीं, मनुष्य तो है नहीं। तो किसी भी निर्जीव पदार्थ, निर्जीव स्थिति, निर्जीव भाव को जब मनुष्यों की तरह क्रिया करवा दे तो वहां मानवीकरण होता है। इसलिए इन दोनों पंक्तियों में ही मानवीकरण है। क्योंकि नीचे देखिए बताया गया है रजनी, जब जग का रजनी भर तारा, तारे जो है ऊंग रहे, तारा ऊंग थोड़ी सकता है। तो इस तरह से जो है मानवीकरण है। व्याख्या समझिए। हेम कुंभ, हेम यानी सोने का, कुंभ यानी घड़ा, ले यानी लेकर, उषा यानी सवेरे के समय यानी उषा रूपी नायिका, भरती ढुलकाती सुख मेरी। कवि कहते हैं कि यहां भारत में मानो सवेरे के समय समय उषा रूपी नायिका भी सोने का कलश लेकर उसमें सुख भरकर गिराती है, अर्थात भारत राष्ट्र जो है खुशहाली से पूरित है। और सवेरे के समय ऐसा लगता है कि ये पूरी खुशहाली, पूरे सुख उषा हमेशा अपने साथ लेकर आती है और कलश में भरकर इस पर गिराती रहती है। मदिर, मदिर का मतलब होता है नशे में। अब मदिर ऊंघते, अब नशा किसका? नींद का। ऊंघते यानी ऊंघना, रहते जब जग कर रजनी भर तारा, जब तारे मानो सवेरे के समय ऊंघते हुए से प्रतीत होते हैं, रात्रि भर जागने के कारण मानो तारे जो है ऊंघ रहे हो, टिमटिमाते रहते हैं। उस समय पर अब ऊपर वाली पंक्ति आएगी, उषा मानो सोने के कलश में सुख भरकर गिराती रहती है। तात्पर्य यह है कि जब रात भर जागने के कारण तारे ऊंघते से प्रतीत होते हैं सवेरे के समय, उसी समय उषा रूपी नायिका कलश में सुख भरकर इस भारत राष्ट्र पर गिराती है। तात्पर्य यह है कि भारत राष्ट्र खुशहाली और सुख से पूरित राष्ट्र है, देश है पूरे विश्व में। इस प्रकार हमने इस व्याख्या को देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज आपको समझाई जाए। फिर भी अगर कोई चीज आपको कंफ्यूज करती है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।